गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन चैनल। और आज की जो ड्राइव स्टार्ट होने वाली है एक नाइट ड्राइव होगी एंड यू ऑल नो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम कच्छ भुज गुजरात टू प्रयागराज। वो पूरी मैं नॉन स्टॉप कवर करने वाला हूँ। मेरा डायरेक्ट यहाँ के बाद जो स्टॉप होगा वो प्रयागराज में होगा। तो अगर आप इतनी लंबी ड्राइव प्लान करते हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका ड्राइव कैसे होने वाला वो डिपेंड करेगा। ये जो ड्राइव है उसको मैं 3 फेज में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहला है प्रिपरेशन, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा एंड लास्ट में जो हमारा रिव्यू होगा कि कैसा रहा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला फेज। कि जब भी आप नाइट ड्राइव कर रहे हैं तो प्रिपरेशन जो है डे ड्राइव के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सिचुएशन जो डे में होता है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नाइट में होता है। एक तो सबसे पहला ये है कि जो रिसोर्सेज हैं, जैसे आपको कुछ ब्रेकडाउन हुआ या कुछ इमरजेंसी हुई तो जो रिसोर्सेज डे टाइम में अवेलेबल है वो नाइट में अवेलेबल नहीं होगी। बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं नाइट में। तो उसको ध्यान रख के हमको अपना जितना भी इमरजेंसी या ब्रेकडाउन है उसको मिटिगेट करना है कि जितना कम हो। इसके लिए सबसे पहले मैं बोलूँगा कि व्हीकल का प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने व्हीकल की सर्विस बहुत दिन से नहीं कराई है या ड्यू है तो पहले सर्विस करा लें। कभी भी लॉन्ग नाइट ड्राइव पे निकलते हैं तो अगर आपने हाल ही में कराया है, जैसे मान लो 2 महीने या 3 महीने कराया है, तो मैं बोलूँगा कि एक बार जो आपका ड्राइव का जो डे है उससे 1 या 2 दिन पहले किसी मैकेनिक के पास लेके जाइए। उनको बोलिए एक बार चेक करिए। आप भी खुद चेक कर सकते हैं, बट प्रेफर ये करिए कि एक बार मैकेनिक के पास चले जाएं। उनको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहता होता है वो कर लें। अगर आपने मान लो कि 10 या 15 दिन पहले कराया तो फिर से दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। एक जनरल चेकअप आपको कर लेना चाहिए व्हीकल की कि क्या सिचुएशन है। आइए जनरल चेकअप्स में हमको क्या क्या कवर करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। आइए, तो आप आराम से अपने बोनेट को खोलिए। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मैकेनिकल चीज़ें नहीं है कि जो आपको देखने की ज़रूरत है। पहले जो आपका है वो आप ये वाटर टैंक चेक कर लें। आपका ये है विंडस्क्रीन वॉश करने के लिए, इसमें होना चाहिए, क्योंकि नाइट में इसको आप एवरी 15 टू 20 मिनट में आप यूज़ कर रहे होंगे तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। आप अपना कूलेंट का लेवल चेक कर लें। आप आराम से बाहर से आप देख सकते हैं। जो जनरल चेकअप्स है जो आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकऑल है, ब्रेकऑल चेक कर लीजिए कि सब कुछ सही है कि नहीं। अगर इसका लेवल कम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बैटरी का सिचुएशन देख लीजिए। उसके अलावा एक बार जनरल आप व्यू ले लीजिए कि हाँ सब कुछ सही है कि नहीं। अगर इतना सब कुछ ओके है, अगर आपने बहुत दिन पहले नहीं कराया है अगर सर्विस, तो अगर आप 15 दिन या 20 दिन हो तो इतना जनरल चेकअप कर लीजिए। और ये मैं तो ये बोलूँगा कि ये आपकी हैबिट होनी चाहिए कि कभी भी आप ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं लंबी ड्राइव पे तो आप पहले इतना चेक करके ही स्टार्ट करें। इंजन चेक करने के बाद जो सेकंड पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इमरजेंसी टूल्स। क्या क्या इमरजेंसी टूल्स कैरी करना चाहिए, क्या क्या इमरजेंसी अराइजेस हो सकते हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो चलिए, जो जनरल मैं जो कैरी करता हूँ मैं अपने हिसाब से आपको दिखा देता हूँ। उसमें आपके पास अगर इससे एक्स्ट्रा है तो वेल एंड गुड, वरना एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। तो आइए एक बार मैं आपको टूल किट्स वगैरह दिखा देता हूँ जो आपके लिए एटलीस्ट इतना होना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं बोलूँगा कि आपके पास ये होना चाहिए। मैं गो मैकेनिक का ईयर पंप रखता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर हैं तो अगर इनकेस आपके पास पंचर हो गया है तो आप एटलीस्ट आप उसमें हवा भर के थोड़ी दूर तक जा सकते हैं। एंड सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं इसको दिखाऊंगा आपको, ये है पंचर किट। ट्यूबलेस टायर के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है पंचर करना। अगर आप नहीं एक्सपीरियंस है फिर भी आप एक बार वीडियोस वगैरह देख के आप उसको कर सकते हैं। ये बहुत इसेंशियल तो नहीं है, लेकिन अगर आप ये रखते हैं तो बहुत ज़रूरी है। ये है जंप स्टार्ट वायर। तो ये जो जंप स्टार्ट का वायर है अगर ये आप रखते हैं, मैं इसलिए रखता हूँ कि मैं मोस्ट प्रॉब्ली विंटर्स में हाई एल्टीट्यूड और लो टेम्परेचर वाले एरिया में ट्रैवल करता हूँ, तो कहीं अगर आपकी बैटरी स्टार्ट ना कर पाए तो ये आपके लिए बहुत काम में होगा। हालांकि जनरल हाईवे पे आपकी इसको ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर भी है तो वेल एंड गुड। ये आपका रिफ्लेक्टर बहुत ज़रूरी है एंड ये तो वैक्यूम क्लीनर इज टेम्प्रेरी। उसके अलावा आप जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होता है, हम जो एक चीज़ को हमेशा मिस करते हैं वो है हमारा जो स्पेयर टायर है। ये जो आपका स्पेयर टायर है इसको आप कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे निकलने से पहले चेक कर लें इसका प्रेशर वगैरह, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास स्पेयर व्हील है लेकिन उसमें प्रेशर नहीं है, हवा नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आप ये चेक कर लें। उसके अलावा जो प्रिपरेशन है वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। सो दीज आर द वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर आप नाइट ड्राइव पे निकल रहे हैं तो होना चाहिए आपकी गाड़ी में, होना चाहिए इमरजेंसी के हिसाब से। उसके अलावा निकलने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा हम भूल जाते हैं, वो है टायर का प्रेशर। एक्यूरेट टायर प्रेशर होना जरूरी है। जनरली लोग 40, somebody is keeping 45, 35 इज ओके। सो आई विल सजेस्ट कि 30 to 35 के बीच में अपने लोड के हिसाब से आप टायर का प्रेशर रखें। टायर का सिचुएशन देख लें कि आपकी टायर कैसे हैं, तो क्या आपकी इमरजेंसी असेस करने में आपकी मदद करेगा। अगर मेरे टायर्स नए हैं तो मुझे कोई ज़्यादा ऐसे टेंशन नहीं होना चाहिए, बट कभी इमरजेंसी आ सकती है, उस हिसाब से रेडी है। तो चलिए, ये है हमारा प्रिपरेशन पार्ट। आगे की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं जस्ट अपना गाड़ी को रेडी करूंगा, सामान रखूंगा, लगेज रखूंगा, देन वी विल स्टार्ट। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सामान के साथ मैं जर्नी स्टार्ट करता हूँ। तो जब भी आप जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले जो भी आपके इष्ट देव हैं
उनका आप अपना नमन करें, उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करें ताकि कोई इमरजेंसी ना आए। आज की ड्राइव हमारी स्टार्ट हो गई है फ्रॉम बड़ौदा टू प्रयागराज। अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है और मैं नॉन स्टॉप कवर करने वाला हूँ विदाउट एनी ब्रेक। सो आज दीपावली का त्यौहार है, सो हैप्पी दीपावली टू ऑल। और आप रोड पे लाइटिंग वगैरह से समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी है। आपको अगर प्रयागराज कवर करना है, आई थिंक आप किसी भी गुजरात के किसी भी पार्ट से कवर करेंगे तो आपको 2 रूट दिखेंगे, एक जो वाया एमपी होगा एंड दूसरा जो ये झाबुआ से जो एक्सप्रेस पे पकड़ेंगे आप कोटा, झांसी ऐसे होते हुए। तो मैं जो जाने का रूट जो सेलेक्ट किया हूँ वो है दाहोद। झाबुआ से मैं चेंज करूँगा रूट, एमपी नहीं जाके मैं ऊपर की तरफ झांसी की तरफ जाऊँगा, वहाँ से झांसी, कानपुर एंड प्रयागराज वाला जो रूट है वो मैं कवर करूँगा। पहले इस रूट को देख लेते हैं। जब वापस मैं जर्नी कंप्लीट करूँगा तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि वाया एमपी, इंदौर, जबलपुर होके आऊँ ताकि आपको दोनों रूट का मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। तो जनरली आज के जो ड्राइव है, आज की जो अपनी जर्नी है, उसमें हम बहुत बारीकी से कवर करने वाले हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए अगर आपने प्लान किया है नाइट ड्राइव। तो नाइट ड्राइव और डे ड्राइव में बहुत डिफरेंस होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब वो रात में होते हैं रोड पे, तो बिकॉज ऑफ जो सामने से लाइट आती है, यू नो कि आज के डेट में जो बड़े एसयूवीज वाले हैं, फॉर्च्यूनर एंड ऑल दिस हैविंग द बहुत हैवी उनकी लाइट होती है, वाइट वाली हैलोजन। दैट्स यूजलेस। स्पेशली मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर आप लाइट यूज़ ही कर रहे हो तो अपने लिए यूज़ करो यार, दूसरे को तो परेशान मत करो। बट इस केस में हमेशा रिवर्स होता है, वो लोग ना लाइट अपने लिए नहीं, वो दूसरे को परेशान कर लें यूज़ करते हैं। तो ये एक डिफरेंट थिंग हो गया। एंड जो रूट है वो आज का मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए देखते हैं जर्नी कैसे धीरे धीरे डेवलप होती है। एग्जैक्टली रात के 12 बजे हैं और मैं अभी पकड़ने वाला हूँ मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। और ये एक्सप्रेसवे का एंट्रिंग लाइन देखते हैं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा NE4 का, नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 4 मुंबई टू दिल्ली। हालांकि ये पूरा का पूरा ऑपरेशनल नहीं हुआ है, कुछ पार्ट्स में है। तो ये पार्ट मैं अभी यहाँ से ज्वाइन करने वाला हूँ। देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है, एमिनिटीज़ क्या है, वो भी आज देखने का मौका मिलेगा। तो ये आ गया है इनका एंट्री का टोल। अभी यहाँ पे टोल कितना है वो एग्जैक्ट पता नहीं है, वो तो जब डेबिट होगा तो मुझे पता चलेगा कितना है। झाबुआ के पास से थोड़ा सा और आगे मेघपर के बाद एग्जैक्ट वहाँ से मैंने इसको ज्वाइन किया है और 250 किलोमीटर के आसपास मैं इस पर ड्राइव करने वाला हूँ। और वो पूरी नाइट की ड्राइव है। बहुत व्यू आपको बाहर ज़्यादा नहीं क्लियर दिख रहा होगा, मे बी बिकॉज ऑफ फेस्टिवल। आज ट्रैफिक नहीं है, या यूजुअली हो सकता है कि ऐसे ही ट्रैफिक किस पर रहती होंगी। आप मेरे सामने देख सकते हैं, अगर आपको दिख पा रही हो तो 4 लेन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। सेम 4 लेन दूसरी साइड में है, 8 लेन। एंड एमिनिटीज़ वगैरह क्या है इस रूट में, जैसे जैसे मेरी आगे की ड्राइविंग डेवलप होगी मैं आपको बता दूंगा कि इस रूट पे क्या क्या एमिनिटीज़ है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप नाइट में ड्राइव कर रहे हैं वो है स्पीड का, मेंटेन अ डिसेंट स्पीड। हालांकि ये एक्सप्रेसवे पे हूँ मैं, फिर भी आई एम नॉट गोइंग अबव 80। जब आप बहुत आराम से होंगे ना तो बहुत मज़ा भी आएगा आपको यहाँ पे ड्राइव करने में। यू नो कि नाइट के टाइम में थोड़ा रिस्की होता है। सो आई विल सजेस्ट कि विद द म्यूज़िक एट अ डिसेंट स्पीड बहुत इंजॉय करेंगे आप नाइट ड्राइव को। एक चीज़ जो हमेशा अगर आप एक्सप्रेसवे पे एंटर कर रहे हैं, वो किसी भी एक्सप्रेसवे पे लागू होता है, मैं इसका एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे एक्सप्रेसवे पे आए हैं, वो है फ्यूलिंग का। जब भी आप एक्सप्रेसवे ज्वाइन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका फ्यूल सफिशिएंट हो। अगर टैंक फुल है तो इट्स मोर देन एनफ। आप कहीं ना कहीं बीच में एमिनिटीज़ या एग्जिट मिल जाएगा जहाँ पे आप इसे रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। बट बिफोर ज्वाइनिंग ऑन एक्सप्रेसवे आपकी टैंक फुल होनी चाहिए। रोड कंडीशन रियली अल्टीमेट। अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन ईजिली डू अप टू 120 विदाउट एनी इशू, बट आई एम डूइंग
ओनली 80। और यहाँ पे है ये एक्सप्रेस वे क्लोज, तो अब यहाँ से मुझे डाइवर्ट करना पड़ेगा, नीचे की तरफ से चेंज करना पड़ेगा। तो चलता हूँ नीचे की तरफ, वहाँ से चेंज करेंगे एंड उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ जो अभी तक इस पूरे एक्सप्रेस वे पे रही है वो है रेसेस एरिया। कोई भी डेवलप नहीं है, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर में 5 या 6 रेसेस और रेस्ट एरिया बना हुआ है, बट कोई भी डेवलप नहीं है। नो लाइटिंग, नो पेट्रोल पंप, एंड इस पूरे 200 किलोमीटर के स्ट्रेच में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं आया है। तो फ्यूलिंग का आप देख लीजिए जब भी आप इस एक्सप्रेस वे आ रहे हैं तो, अदरवाइज़ किसी सिटी में आपको बाहर निकल के फिर से फ्यूल करके वापस आना पड़ेगा। एंड हियर इज द एग्जिट टोल। फिर मैं देखता हूँ कि अभी ये इन्होंने कितना चार्ज किया है, वो मुझे पता चलेगा। तो आइडिया है नहीं कितना इन्होंने चार्ज करना है। आफ्टर एक्सप्रेसवे गूगल का सजेस्ट किया हो ये कोई स्टेट हाईवे, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये बिल्कुल सिंगल पट्टी रोड है, बट अर्ली इन द मॉर्निंग। सनराइज़ अभी भी बाकी है एंड नाउ आई एम इन राजस्थान। कोटा के आसपास का एरिया है, बट आई डोंट नो कौन से रोड पे गूगल मुझे लेके जा रहा है। वी गॉट सम स्पेशल केस्ट फ्लैमिंगोस इन द राजस्थान। ओह माय गॉड, यू कैन सी द बर्ड्स। एंड थोड़ा मैं जूम करता हूँ, और इनके बीच बीच में आपको फ्लैमिंगोस भी दिखाई देंगे। वाह, सो थोड़ा रोड तो ख़राब है, बट इसका ये फ़ायदा हो रहा है। सनराइज़ अभी भी बाकी है और एक टिपिकल विलेज वाला एरिया से मैं जा रहा हूँ। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये, इसको आप ये भी समझ सकते हैं। बट ये जो लोकेशन है, व्यूज़ जो है ना, वो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल डिफरेंट। चारों तरफ रोड के बगल में आपको धान की खेती, आपको पीछे एक पॉन्ड भी दिखा था जिसमें बहुत सारे बोगले एंड सम फ्लैमिंगोस थे। शायद थोड़ा वो वीडियोस में दूर आ गए हैं, बट फिर भी आप देखेंगे तो उसमें फ्लैमिंगो भी दिखेंगे आपको, वो सारे बोगलों के साथ। तो बिल्कुल डिफरेंट व्हीकल इस रोड पे बिल्कुल ना के बराबर है। सिर्फ विलेज से होके जा रहा है तो उनके कैटल्स वगैरह ही हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, व्हीकल तो है नहीं। तो रियली थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगा था यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है एंड ऑड रोड है, बट रियली ऑड तो है, बट अच्छा लगेगा आपको। सनराइज़ हो चुका है और अभी हम कोटा से आगे निकल चुके हैं, रास्ता वही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी ऑन दिस रूट, क्योंकि हमने नाइट की ड्राइव की है, तो जो सबसे कंसर्न वाला एरिया है वो है एक्सप्रेसवे। यू विल फाइंड एब्सोल्युटली नथिंग ऑन दैट रोड। इवन व्हीकल भी बहुत कम आते हैं। आई थिंक पूरे 300 किलोमीटर का स्ट्रेच में मुझे 10 से 15 गाड़ियाँ ही मिली होंगी। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। हालांकि ऐसे कोई सेफ्टी वाइज इशू नहीं है कि हाँ, बट फिर भी इमरजेंसी कुछ होती है तो बहुत हैंडल करना मुश्किल होगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट इफ़ यू आर चूजिंग एनी फोर। जब आप एक्सप्रेसवे से नीचे आते हैं, उसके बाद से लेके झांसी तक का जो रूट है, दैट आप वर्कआउट कर सकते हैं जो गूगल सजेस्ट कर रहा है, एंड आप कोई दूसरा ऑप्शनल सजेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ ये रूट थोड़ा मुझे अभी तक ऑड लगा है। स्टार्ट किया था मैंने इस ड्राइव को भुज से, उसके बाद बड़ौदा टू झांसी, एंड अभी हूँ मैं झांसी से लेके इलाहाबाद वाले स्ट्रेच पे। एक्सप्रेसवे पे एक्सपीरियंस अच्छा था। आपको एमिनिटीज़ में कुछ नहीं मिलेगी, कुछ भी सर्विसेज वाले पॉइंट ओपन नहीं है, बट रोड क्वाइट ओके है। टोल चार्जेज जो थे वो 600 थे पूरे वो स्ट्रेच 250 किलोमीटर का। एंड उसके बाद NH27 पे थोड़ी आपकी
स्पीड कम हो जाएगी एक्सप्रेसवे के मुकाबले, बट फिर भी ये भी रोड कंफर्टेबल है। आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है आपको NH27 पे भी। 2-3 चीज़ें हैं उसका आपको ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आप इस पे आ रहे हैं तो नाइट में एनिमल्स से बच के रहना है, उनका ख्याल रखना है, कहीं भी किसी भी रोड पे आ जाएंगे। और ओरई से पहले मैं लेने वाला हूँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे, एंड इसका एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा है। ये बहुत दिन से चालू है तो इस पर सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये पहले हमने NE4 पे ड्राइव किया, फिर NH27 एंड नाउ इट्स बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। हालांकि सभी रोड अच्छे ही रहे, सिर्फ NH27 से जो कनेक्ट करना था NE4 का वो वाला पैच थोड़ा सा हो सकता है मे बी बिकॉज ऑफ गूगल थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा हो, अदरवाइज़ सारे रोड अभी तक अच्छे रहे। आप अच्छी स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं इन रोडों पे। और ये रहा हमारा बुंदेलखंड का टोल एंट्री, एंड जो टोल चार्जेस हैं वो कार के लिए 2 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। पीछे बोर्ड पे अच्छा लगा, यहाँ पे पर किलोमीटर के हिसाब से लिखा हुआ है यहाँ पे चार्जेस कितना लगने वाला है। तो पता नहीं कितना मैं ड्राइव करने वाला हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है, बट अराउंड 100 किलोमीटर तो होगा ही इस पर कम से कम। बहुत बढ़िया इसका टोल का गेट भी बनाया हुआ था बुंदेलखंड स्टाइल में। प्रयागराज के अलावा अगर आप बनारस भी जा रहे हैं, अयोध्या, तो भी इस एक्सप्रेसवे का यूज़ कर सकते हैं आप। ये भी काफ़ी अच्छा है, बट जो हम NE4 पे थे या आप बोल सकते हैं वो 8 लेन थी एंड ये 4 लेन है, तो इससे तो काफ़ी ज़्यादा वो वाइड है, वो बिल्कुल जाइंट की तरह बिल्कुल दिखेगा। वो एक्सप्रेसवे बहुत बड़ा है, 8 लेन मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गाड़ियाँ एक साथ वो कैरी कर सकते हैं। एमिनिटीज़ इस पे भी बहुत कम है, हालांकि रेस्ट एरिया बनाया हुआ है, बट वहाँ पे सिर्फ आपको फ्यूलिंग के लिए मिलेगा एंड वॉशरूम है, बहुत सारे होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा मुझे कंसर्न लगा कि अगर आप इस रूट पे हैं तो जो भी सिटी आती है वहाँ पे आप अपना लंच वगैरह प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे तो बहुत मुश्किल है कि आपको चलते चलते सिर्फ रोड पे मिल जाए। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हाँ, हालांकि कंटिन्यू ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर की मेरी ड्राइव हो चुकी है, 300 किलोमीटर और मुझे कवर करना है। जिम्मी का एक्सपीरियंस भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत इजी चल रहा है। हालांकि मैंने जो टायर अपग्रेडेशन था वो मैंने अभी पोस्टपोन कर दिया सिर्फ इस ड्राइव के चलते, कि ये जो अपनी जर्नी है उसको पूरा करूँ, क्योंकि ये मैक्सिमम जो है वो हाईवे पे होने वाली है, तो आपको 80 टायर की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड उन्हों के स्टॉक टायर जो है वो उनके HL वाले हैं, हाईवे एंड लैंड, तो क्वाइट कंफर्टेबल। जब मैं वापस आऊँगा इस ट्रिप से उसके बाद मैं टायर अपग्रेड करूँगा, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा कि कौन सा टायर मैंने फिट किया है, कैसे किया है। जो बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे था उसके लास्ट पॉइंट पे बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक चीज़ बड़ा और लगा, इस पर आपको बाइक भी मिलेगी, साइकिल भी मिलेगा, ट्रैक्टर भी मिलेंगे ऑन एक्सप्रेसवे। तो धीरे धीरे शायद अभी ट्रैफिक कम है इसलिए लोग आने के लिए परमिट कर देते हैं, बट जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा फिर इनको वो लोग आने नहीं देंगे। बट ओवरऑल बहुत बढ़िया था। और अभी यहाँ से एग्जिट करूँगा तो चार्जेस है यहाँ पे 198 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है इंटू 2, सो अराउंड 400 के आसपास आएगा इसका टोटल। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद अभी टर्न है NH35 ज्वाइन करने का। ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर के आसपास और बचा है डिस्टेंस प्रयागराज का। एंड अगर आपको बनारस तक जाना है या
अयोध्या तक जाना है तो आप ऑलमोस्ट ये रूट फॉलो कर सकते हैं। अयोध्या के लिए तो बिल्कुल सेम रूट है, आप प्रयागराज से आगे 100 किलोमीटर के आसपास और आगे आपको कवर करना होगा, एंड बनारस के लिए भी आप ये कवर कर सकते हैं। तो लेट अस सी, अब थोड़ी लाइफ डिफ़िकल्ट होगी, लोकल ट्रैफिक ज़्यादा परेशान करेगा यहाँ पे। दिस इज़ द व्यू ऑफ NH 35, सिर्फ नाम NH है बट ओनली डबल पट्टी की रोड, फुल ऑफ ट्रैफिक, वो भी लोकल अनयूजुअल, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन कहाँ जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने 4 घंटे तो लगने वाले हैं। 7:30 to 8 के आसपास मेरा ETA होना चाहिए प्रयागराज का। ये वाला जो स्टेशन है NH 35, वो थोड़ा लोकल मार्केट से होकर जा रहा है, तो बहुत भारी ट्रैफिक बीच बीच में आ रही है। भारी मतलब बहुत भारी, यू विल नॉट बिलीव, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे निकल के जाऊंगा यहाँ से, ऐसी सिचुएशन है। एंड सम फेस्टिवल भी है तो उसकी वजह से और भी थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा हो रहा है। हालांकि सनसेट हो चुका है, ऐसा नहीं कि पूरा डार्क हो गया है, अभी भी लाइट्स दिखेंगी आपको। ये जो एरिया है वो चित्रकूट धाम के नाम से जाना जाता है। ये एरिया मैंने कहीं पे बोर्ड देखा, कम्स अंडर चित्रकूट टूरिस्ट प्लेस। एंड इस एरिया में सबसे जो अच्छी बात ले रहा हूँ, बहुत ग्रीन है, हिली एरिया है, माउंटेन नहीं बोल सकते इसको, हिली एरिया है एंड वेरी ग्रीन, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो इट्स रियली, अगर आप कवर करना चाहते हैं तो चित्रकूट भी अपने आइटिनरी में शामिल कर सकते हैं अगर आप प्रयागराज के लिए आए हैं तो। प्लान ऐसा रहा कि आज तो मैं शाम को संगम पे नहीं जा पाऊँगा, तो अर्ली इन द मॉर्निंग विल विजिट संगम एंड देन आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। और अभी मैं पहुंच गया हूँ संगम वाले एरिया में। थोड़ा मुश्किल है बट आराम से आप गाड़ी लेके आएंगे तो आ जाएंगे। तो पकड़ कर टर्न लेफ्ट। जा रहा आगे, इधर से ले रहा है ना। थोड़ा रास्ता का इशू है बट वी आर ऑलमोस्ट रीच्ड एट द संगम। वाह, all area belongs to संगम। हालांकि मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग में हूँ, अभी सनराइज नहीं हुआ है बट क्राउड फिर भी बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल डेज़ में शायद कुछ फेस्टिवल का टाइम होगा तो और भी ज़्यादा हो सकता है। In 100 meters, sharp left. और अभी मैं पहुंच चुका हूं बोटिंग पॉइंट पे। यहाँ से हम चलेंगे बोट लेके। वाह, वी आर एट संगम एंड स्टार्टेड आवर बोट जर्नी। अब हम संगम पे जाएंगे बोट के साथ। बहुत बढ़िया, अभी सनराइज होना बाकी है तो हमने प्लान किया कि सनराइज से पहले संगम पॉइंट पे पहुंच जाए। दिस इज द यमुना रिवर वाटर। एक्चुअली द कलर ऑफ दिस वाटर इज ग्रीन। ये इस तरफ दिल्ली की तरफ से आ रही है। वाह, बहुत खूबसूरत लोकेशन है एंड यू नो कि इट्स वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो। आपके साथ इस पुल तरफ आते हैं उत्तराखंड से, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर एंड रिवर गंगा विल बी कमिंग फ्रॉम दिस साइड, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। सनराइज यहाँ से होने वाला है अभी। देयर इज सो मेनी घाट्स हियर, आप किसी भी घाट पे आइए एंड चार्जेस थोड़े लगेंगे आपको पर पर्सन के हिसाब से। 250 चार्ज कर रहे हैं। अगर आप पर्सनली हायर कर रहे हैं तो डिपेंड्स अपॉन कैसा आपका डील बनता है। बट रियली अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग आते हैं बिफोर सनराइज तो व्यूज़ बहुत बढ़िया है एंड यू नो कि कितना महत्व है यहाँ पे इस संगम का। गंगा, जमुना एंड सरस्वती, जिनमें 2 नदियाँ दिखती हैं
जमुना का कलर ग्रीन एंड गंगा का ग्रे। तो ये था संगम का हमारा विजिट। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा संगम से लेके अगले डेस्टिनेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम संगम।